आओ हम चलते हैं कुछ साल पहले, जब एक बार जापान और फ्रांस का प्रतिनिधिमंडल भारत आया था। दरअसल जापानी लोग बहुपक्के देशभक्त होते हैं और चंद्रशेखर आजाद, जिसका चाहे यहाँ भारत में भले ही अपमान हुआ हो, हमें कभी भी उसके बारे में वास्तविक ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया गया हो, किंतु जापान के जो प्रतिनिधि मंडल में लोग थे, उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को जापान में पढ़ा था और उनकी एक इच्छा थी कि जब हम भारत में जाए तो चंद्रशेखर आजाद के स्मारक का दर्शन जरूर करेंगे। तो जापान और फ्रांस के प्रतिनिधि मंडल ने जब अपना सरकारी काम खत्म कर लिया तो उन्होंने भारत के अधिकारियों से कहा, अब हमें चंद्रशेखर आजाद के स्मारक पर उनके जन्म स्थान पर ले चलो। और जब वे चंद्रशेखर आजाद के जन्म स्थान पर गए, उस समय तक मात्र एक झोपड़ी वहां पर होती थी। तो चंद्रशेखर आजाद के जन्म स्थान की ऐसी दुर्दशा देखकर जापान के जो पदाधिकारियों ने शब्द कहे वह याद रखने योग्य है। उन्होंने कहा कि अगर चंद्रशेखर आजाद जैसा बड़ा क्रांतिकारी जापान में पैदा हुआ होता तो जापान देश का नाम आजाद जापान होता। आज भी बेखौफ अंदाज तथा अंग्रेजों के हाथों कभी भी जीवित गिरफ्तार न होने की अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग रहने के लिए पूरे विश्व में जिनको जाना जाता है वह है चंद्रशेखर आजाद। इस तरह 24 साल 7 महीने 4 दिन के जीवन में चंद्रशेखर आजाद ने सिद्ध कर दिया कि भले ही आयु छोटी हो, आदिवासी गरीब गांव में जन्म हुआ हो, पढ़ने के लिए शिक्षा की भी व्यवस्था ना हो, संसाधनों की भी कमी हो, बात सुनने वाला भी कोई न हो और खाने के लिए अन्न का भी ठिकाना न हो, फिर भी एक युवा अगर अपने दृढ़ संकल्प को धारण कर ले तो पूरे अंग्रेज साम्राज्य की जड़ों को हिला सकता है। ऐसे पंडित चंद्रशेखर तिवारी का जन्म वर्तमान मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के आजाद नगर में जुलाई 23 सन 1906 को हुआ था। उनके पिता का नाम सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। बाल चंद्रशेखर का बचपन यही आदिवासी इलाके में बीता था। अतः बचपन में भील बालकों के साथ चंद्रशेखर ने धनुष्य बाण चलाने का बहुत ही बड़ा अभ्यास किया। एक बार अकाल पड़ने की वजह से पिता सीताराम के पास कोई काम न रहा तो उन्होंने सरकारी बाग में काम करना शुरू कर दिया। अब हुआ ऐसा कि एक दिन बाल चंद्रशेखर उसी बाग से कुछ फल तोड़कर ले आया। जब उनके पिता को पता चला कि मेरे बेटे ने मेरी अनुमति के बिना फल लिए हैं, तो चंद्रशेखर की उन्होंने बहुत ही जोरदार पिटाई की, जिससे बाल चंद्रशेखर को सबक मिला कि जीवन में कभी भी अपने कर्तव्य कर्म व सिद्धांतों को छोड़ना नहीं चाहिए। एक छोटी सी घटना बताना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर के पिताजी का स्वाभिमान कितना बड़ा था। एक बार जब घर में खाने के लिए आटा तो था लेकिन नमक नहीं था, तो माता जगरानी देवी पड़ोस में जाकर नमक लेकर आई। उसी समय चंद्रशेखर के पिताजी झोपड़ी के बाहर खाट पर बैठे थे। जब उन्होंने देखा कि चंद्रशेखर की माता बाहर से कुछ लेकर आ रही है तो उन्होंने तुरंत पूछा कि तुम्हारे हाथ में क्या है। तो उनकी माता ने कहा कि घर में नमक खत्म हो गया था, अतः पड़ोसी के घर से 2 चुटकी नमक लेकर आई हूँ। तो चंद्रशेखर के पिता ने तुरंत उनको वापस भेजा और कहा कि इस नमक को तुरंत वापस लेकर जाओ, हमें उधार की एक वस्तु भी नहीं लेनी है। जो चीज हमारे पास है उसको हम प्रयोग करेंगे, नहीं है उसके बिना गुजारा करेंगे। ऐसे स्वाभिमानी पिता के पुत्र थे चंद्रशेखर तिवारी। चंद्रशेखर जब बड़े हुए तो वह अपने माता पिता को छोड़कर भाग गए और बनारस जा पहुंचे। उनके फूफा पंडित शिव विनायक मिश्र बनारस में ही रहते थे। उनका सहारा लेकर संस्कृत विद्यापीठ में भर्ती होकर संस्कृत का अध्ययन करने लगे। सन 1919 में हुए जलियांवाला बाग नरसंहार ने चंद्रशेखर तिवारी को काफी व्यथित किया। चंद्रशेखर केवल 14 ही वर्ष के थे जब उन्होंने 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। चंद्रशेखर भी एक दिन धरना देते हुए पकड़े गए। उन्हें पारसी मैजिस्ट्रेट मिस्टर खरेघाट की अदालत में पेश किया गया। मिस्टर खरेघाट
बहुत ही कड़ी सजा देते थे। बाल चंद्रशेखर की बुद्धिमत्ता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने न्यायाधीश को कैसे चतुराई पूर्वक उत्तर दिए थे। जब मिस्टर खरेघाट ने बालक चंद्रशेखर से उसकी व्यक्तिगत जानकारियों के बारे में पूछना शुरू किया। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आजाद है। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? मेरे पिता का नाम स्वाधीनता है। तुम्हारा घर कहाँ पर है? मेरा घर जेल खाना है। मैजिस्ट्रेट मिस्टर खरेघाट इस उत्तरों से चिढ़ गए। उन्होंने चंद्रशेखर को 15 कोड़े की सजा सुना दी। उस समय चंद्रशेखर की उम्र केवल 14 वर्ष की थी। हम जान सकते हैं कि 10 से 15 कोड़े की सजा जब मिलती थी तो बड़े बड़े डाकू और डकैत भी कांप जाते थे, क्योंकि हर एक कोड़े के साथ शरीर की चमड़ी उतर जाती थी। इसीलिए डाकुओं को जब कोड़े लगाए जाते थे तो नशीला पदार्थ खा लेते थे या बहके से माफी मांग लेते थे। लेकिन जब चंद्रशेखर को जल्लाद ने कहा कि तुम माफी मांग लो, कोड़ों की सजा से बच जाओगे, तो चंद्रशेखर आजाद ने माफी नहीं मांगी। 15 कोड़े को हंसते हंसते अपनी पीठ पर खाए और हर कोड़े पर भारत माता की जय यह नारा का जय घोष भी किया। केवल 10 कोड़े खाने के बाद बड़े बड़े कदावर अपराधी लोगों को भी उठाकर ले जाना पड़ता था, जबकि स्टेशन पर चंद्रशेखर आजाद अपने कदमों से चलते हुए गए और केवल 14 वर्ष की आयु में बनारस जैसे शहर में एक पूरी सभा में उनको मेज के ऊपर खड़ा करना पड़ा था, ताकि भीड़ उस बच्चे को देख सके जिसने 14 वर्ष की आयु में ही ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी थी। अब कहने की जरूरत ही नहीं है कि चंद्रशेखर तिवारी अब आजाद चंद्रशेखर बन गए थे। चंद्रशेखर आजाद का मन अब देश को आजाद कराने के अहिंसात्मक उपायों से हटकर सशस्त्र क्रांति की ओर मुड़ गया। उस समय बनारस क्रांतिकारियों का गढ़ था। वह मनमथनाथ गुप्त और प्रणवेश चटर्जी के संपर्क में आए और क्रांतिकारी दल के सदस्य बन गए। क्रांतिकारियों का वह दल हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के नाम से जाना जाता था। चंद्रशेखर आजाद कहते थे कि सच्चे क्रांतिकारी अपने प्राणों को केवल और केवल इसीलिए न्योछावर करने के लिए तैयार रहते हैं ताकि एक सुखद और सुंदर समाज की रचना की जा सके। वास्तव में सच्चा क्रांतिकारी समाज की असह्य वेदना को सहता है और उसके लिए ही लड़ता है। शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद कांग्रेस के बारे में मानते थे कि कांग्रेसियों जो आंदोलन चला रहे हैं उससे केवल और केवल एक परिवर्तन होगा कि एक शोषणकर्ता के स्थान पर दूसरे शोषणकर्ता आ जाएंगे। चंद्रशेखर आजाद जो बहु पढ़े लिखे नहीं थे, तो शहीद भगत सिंह रोज 1-2 पुस्तक पढ़ते थे और चंद्रशेखर आजाद उन पुस्तकों को भगत सिंह से सुन सुन के उसका व्यावहारिक जीवन के लिए इतना सुंदर और सरल निचोड़ निकालते थे जो बड़े से बड़ा दार्शनिक भी नहीं निकाल सकता। चंद्रशेखर आजाद कहते थे कि केवल राजनीतिक आजादी से तो लोगों का खून चूसा जाएगा, इसीलिए राजनीतिक आजादी के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक आजादी आनी भी उतनी ही आवश्यक है। कांग्रेस और कांग्रेस के सारे नेता अंग्रेजों से बार बार आजादी की मांग करते थे, बार बार उनको मांग पत्र लिखते थे। तो आजाद कहते थे कि अंग्रेजों से हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही समझौता हो सकता है कि अपना बोरिया बिस्तर समेटे और अंग्रेज भारत से बिना किसी शर्त पर चले जाए। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह बार बार यही मानते थे कि हमें सच्ची आजादी तब मिलेगी जब देश के अंतिम व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और सिर के ऊपर छत मिलेगी। उनका मतलब राजनीतिक आजादी को संपूर्ण आजादी नहीं मानते थे। उनका तात्पर्य था कि राज आदि का मतलब है जब अंतिम व्यक्ति को अधिकार मिले, अंतिम व्यक्ति को सुख मिले और अंतिम व्यक्ति को रोटी मिले। एक बार क्या हुआ कि क्रांतिकारी मिलकर पर्चे छपवाते थे और उसे जगह जगह लगाते थे। तो एक बार कुछ ऐसे ही पर्चे अंग्रेजी सरकार की नीतियों के विरुद्ध में छपवाए गए, लेकिन जगह जगह पर पुलिस का बहुत गहरा पहरा लगा हुआ था। तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि थाने के सामने पर्चे लगाते हैं। चंद्रशेखर ने देखा कि थाने के सामने सिपाहियों का पहरा है
तो उन्होंने अपनी पीठ के पीछे उल्टा पर्चा चिपकाया और वह सिपाहियों के पास चले गए। सिपाही से बातें की और बातें करते करते दीवार के साथ पीठ लगा दी। पर्चा दीवार से चिपक गया। सिपाही का ध्यान थोड़ा सा उधर हुआ तो चंद्रशेखर आजाद खिसक लिए और कुछ मिनट के बाद सिपाही देखता है कि थाने के सामने की दीवार पर पर्चा किसने लगाया। इस तरह चंद्रशेखर आजाद ने जो ठान लिया वह चतुराई के साथ पूर्ण करने का हौसला भी रखते थे। यही हौसला उनको बड़ा क्रांतिकारी बनाता है। इसीलिए स्वयं के संकल्प सामर्थ्य को जगाना है तो चंद्रशेखर आजाद की जीवनी जरूर पढ़नी चाहिए। इसके बाद किसी बड़े अभियान में चंद्रशेखर आजाद सबसे पहले काकोरी कांड में सम्मिलित हुए। इस अभियान के नेता राम प्रसाद बिस्मिल थे। उस समय चंद्रशेखर आजाद की आयु कम थी और उनका स्वभाव भी बहुत चंचल था। इसीलिए राम प्रसाद बिस्मिल उसे क्विक सिल्वर कहकर पुकारते थे। 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने लखनऊ के निकट काकोरी नामक स्थान पर सरहानपुर लखनऊ सवारी गाड़ी को रोककर उसमें रखा अंग्रेजी खजाना लूट लिया। बाद में एक एक करके सभी क्रांतिकारी पकड़े गए, पर चंद्रशेखर आजाद कभी भी पुलिस के हाथ में नहीं आए। यद्यपि वे झांसी में पुलिस थाने पर जाकर पुलिस वालों से गपशप लड़ाते थे, पर पुलिस वालों को कभी भी उन पर संदेह नहीं हुआ कि वह व्यक्ति महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद हो सकता है। काकोरी कांड के बाद उन्होंने दल का नए सिरे से संगठन किया। अब उसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एंड आर्मी रखा गया था। चंद्रशेखर इस नए दल के कमांडर थे। वे घूम घूम कर गुप्त रूप से दल का कार्य बढ़ाते रहे। फरार होने के दिनों में झांसी के पास एक नदी के किनारे साधु के वेश में भी उन्होंने कुछ समय बिताया। झांसी में चंद्रशेखर आजाद के पीछे पुलिस पड़ी थी, लेकिन उनकी हिम्मत देखिए, जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इतनी हिम्मत उस समय इतनी कम उम्र वाले किसी व्यक्ति की भी हो सकती है। झांसी की पुलिस का जो बड़ा अधिकारी था, उस अधिकारी की गाड़ी के ड्राइवर के रूप में चंद्रशेखर आजाद रहे। कहीं ऐसा कोई पुलिस वाला भी नहीं सोच सकता कि जिसको वे ढूंढ रहे हैं वह आजाद स्वयं उसके ड्राइवर बनकर उन्हीं के बीच में है। एक बार कानपुर में चंद्रशेखर आजाद एक मुंह बोली बहन से राखी बंधवाने के लिए उसके घर गए, तो उसी समय किसी ने पुलिस को खबर दे दी और बाहर से पुलिस ने चारों ओर से मकान को घेर लिया। उनकी बहन को भी बड़ी चिंता हुई कि अब क्या होगा। तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा, चिंता मत करो। उन्होंने अपने सिर के ऊपर गमछा डाला और अपनी बहन से कहा कि चलो मुख्य दरवाजे की ओर। तो उसकी बहन डर गई कि मुख्य दरवाजे के ऊपर तो पुलिस अफसर खड़े हैं, वहां से जाएंगे तो जरूर पकड़े जाएंगे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि बस तुम घबराना मत, बाकी मैं संभाल लूंगा। वहां दरवाजे पर पुलिस के अधिकारियों को भी राखी बांधी, उनको मिठाई खिलाई। चंद्रशेखर आजाद फल का टोकरा और राखी की थाली पकड़े पकड़े पुलिस वालों के सामने से निकल भी गए और पुलिस वालों को पता भी नहीं लगा कि इतना बड़ा दिलेर व्यक्ति भी कोई और हो सकता है। इस तरह वेश बदलने में और किरदार निभाने में भी माहिर थे चंद्रशेखर आजाद। जब झांसी में पुलिस की हिलचल बढ़ने लगी तो चंद्रशेखर आजाद ओरछा राज्य में खिसक गए और सातार नदी के किनारे एक कुटिया बनाकर ब्रह्मचारी के रूप में रहने लगे। क्रांति सूत्रों को जोड़कर चंद्रशेखर आजाद ने अब एक सुदृढ़ क्रांतिकारी संगठन बना डाला। अब उनकी पार्टी का नाम हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सेना था। अब भगत सिंह जैसा क्रांतिकारी भी उनका साथी था। उत्तर प्रदेश और पंजाब तक इस पार्टी का कार्यक्षेत्र बढ़ गया। चंद्रशेखर आजाद से ब्रिटेन कितना घबराता था, इसका अंदाजा आप यही बात से लगा सकते हैं कि अन्य क्रांतिकारियों के नाम तो किसी के नाम 1-2 वारंट होता था तो किसी के नाम 6-7 वारंट होते थे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ऐसे क्रांतिकारी थे जिनके नाम पर 1-2 नहीं पूरे 27 वारंट अंग्रेजों की सरकार ने निकाले हुए थे। आजाद को पकड़ने के लिए अंग्रेजों की सरकार के सीआईडी विभाग में लगभग 200 लोगों को तो सिर्फ इसीलिए नौकरी पर रखा था ताकि वे चंद्रशेखर आजाद को देखकर उसकी शक्ल को पहचान सके। इसके लिए तो अंग्रेज सरकार ने उनको बैठे बिठाए सामान्य पुलिस वाले से भी ज्यादा तनख्वाह देकर के रखा था। इस प्रकार
केवल 19 साल के नौजवान आजाद ने अंग्रेजों की सल्तनत को हिलाकर रख दिया था। उसके बाद तो चंद्रशेखर ने आजाद होकर सभी बड़े बड़े कांडों को अंजाम दिया। 17 सितंबर सन 1928 को चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु ने संध्या के समय लाहौर में पुलिस अधीक्षक के दफ्तर के सामने ही जेपी सैंडर्स को मारकर लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया। समस्त भारत में क्रांतिकारियों के इस कदम को सराहा गया था। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद के ही सफल नेतृत्व में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया। यह विस्फोट किसी को भी नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं किया गया था, अपितु विस्फोट अंग्रेज सरकार द्वारा बनाए गए काले कानूनों के विरोध में अवश्य किया गया था। इस कांड के फलस्वरूप सभी क्रांतिकारी बहुत लोकप्रिय हो गए थे। आखिरकार 27 फरवरी सन 1931 का वह दिन था। चंद्रशेखर आजाद ने इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू से उनके निवास स्थान आनंद भवन पर बातचीत की। उन्होंने कोई भी सहायता करने से इनकार कर दिया। काफी देर बहस हुई और नेहरू ने गुस्से में उन्हें वहां से जाने को कह दिया। बाद में आजाद अपनी साइकिल पर अल्फ्रेड पार्क में आ गए। वहां अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद 80 पुलिस वालों का 32 मिनट तक मुकाबला करते रहे। अब पार्क चारों ओर से पुलिस वालों से घिरा हुआ था और ऐसे पुलिस वालों से जिनके हाथ में लाइव राइफल थी, लेकिन एक चंद्रशेखर आजाद जिनके पास सिर्फ एक छोटी पिस्तौल थी, माउजर थी और उसके अंदर गोलियां भी पूरी नहीं थी। फिर भी उन्होंने पूरी 25 मिनट तक मुकाबला किया और मुकाबला करने के बाद भी वे हारे नहीं। जब और कोई रास्ता नहीं रहा तो उन्होंने खुद अपनी शहादत दे दी कि मुझे कभी भी जीते जी अंग्रेजों की कैद में नहीं जाना है। चंद्रशेखर आजाद ऐसे क्रांतिकारी थे जिनकी भीष्म प्रतिज्ञा थी कि मैं जीते जी पुलिस के हाथ में कभी नहीं आऊंगा। इस प्रतिज्ञा का उन्होंने अंतिम सांस तक पालन किया। आजादी के नायक क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की मौत के पीछे जवाहरलाल नेहरू की भूमिका थी। नेहरू ने ही अंग्रेजों को यह सूचना दी थी कि क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद कहाँ छिपे हुए हैं। यह सत्य बात खुद चंद्रशेखर आजाद के भतीजे ने बताई है। इलाहाबाद के पार्क में जहां चंद्रशेखर शहीद हुए, उस पार्क को स्वतंत्रता के बाद चंद्रशेखर आजाद पार्क रखा गया है और मध्य प्रदेश के जिस गांव में वे रहे थे उसका नाम आजादपुरा रखा गया है। देश की मिट्टी के लिए पल भर भी डरे बिना अदम्य साहस से अपने देह को मिट्टी में मिला देने वाले महानायक चंद्रशेखर आजाद के कदमों में कोटि कोटि प्रणाम। ऐसे क्रांतिकारियों की जीवनी को हम सभी स्वयं पढ़े, तभी आज की हमारी स्वतंत्रता का महत्व ध्यान में आएगा। लेकिन दुख की बात है कि हमारी यह स्वतंत्रता आज के स्वार्थी नेता विदेशियों के हाथों में बेच रहे हैं। अतः फिर से जरूरत है भारत के सभी लोगों के हृदय में क्रांति की ज्वाला जगाने की, इन क्रांतिकारियों की शहादत को फिर से जीवंत करने की, हमारे ही भ्रष्ट व विकृत नेताओं को राष्ट्र हित के लिए सत्ता से खत्म करने की अत्यधिक आवश्यकता है, दस्तूर भी है और समय की मांग भी है। अतः चंद्रशेखर आजाद को हमारे जीवन में जीवंत करके उनको हृदयपूर्ण वंदन करते हैं। आज के इस नूतन चरित्र में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए चरित्र कथन के माध्यम से। लेकिन आज का यह चरित्र आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। इस चरित्र के बारे में कोई प्रश्न भी हो अथवा तो कोई नए चरित्र के बारे में जानना हो तो भी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, जिसके तहत हमें भी प्रेरणा मिले। तो अद्य नूतन चरित्र संप्रति वार्तालाप विषयं समाप्तम्। जय हिंद, वंदे मातरम, जयतु भारतम, नमो नमः।